तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेन जियांग की फाइट सेन जेन हुओ से होती है। उसके बाद उसके चाचा सेन ईहान से उसकी फाइट चालू हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेन ईहान की दृष्टि में यह युद्ध अब केवल औपचारिकता भर रह गया था। उसकी ट्रू एनर्जी शीतल, तीक्ष्ण और घातक थी। ऐसी शक्ति जो उसके कल्टीवेशन रीलम में पूर्ण प्रभुत्व का परिणाम थी। सेन जियांग पहले ही घायल था। उसकी फिजिकल बॉडी और मेरेडियंस पर पड़े घाव स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि वह अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। लगातार बरसते प्रहारों के साथ सेन ई हान की मिस्टिक आइस ट्रू एनर्जी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वह ऊर्जा किसी अदृश्य बर्फीली क्षेत्र की तरह फैलकर सेन जियांग को घेर रही थी, उसे पास आने से रोकती हुई। उसकी गति और प्रक्रिया दोनों को बाधित कर रही थी। प्रत्येक टकराव पर रक्त छलकता और उसकी वाइटल कुई धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। इसी क्षण सेन जियांग ने अपनी श्वास को स्थिर किया। उसकी डेंटियान के भीतर स्थित ताइची इन यांग डायग्राम मौन किंतु गहरी गति से घूमने लगा। उसकी स्पिरिचुअल वेन्स में संचित 5 एलिमेंट ट्रू एनर्जी वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर एक एक कर जागृत होने लगे। यह कोई साधारण एनर्जी सर्कुलेशन नहीं थी, बल्कि पांचों तत्वों का एक साथ फोर्स्ड सिंक्रोनाइजेशन था। यह मार्ग स्वयं विनाश का था। 5 एलिमेंट फ्यूजन का अर्थ था अत्यधिक उग्र और अस्थिर शक्ति, ऐसी ऊर्जा जो साधक की मेरिडियंस, बोन्स और यहाँ तक कि सोल फाउंडेशन को भी चूर चूर कर सकती थी। यह वह सीमा थी जहां असफलता सीधे कोई डिवीजन में बदल जाती है और उसका अंत केवल मृत्यु होता है। फिर भी सेन जियांग ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उसकी नसों में ऐसा लगा मानो अग्नि और बर्फ एक साथ विस्फोट कर रही हो। असहनीय पीड़ा के बीच पांचों तत्व पूर्णतः एक दूसरे में विलीन हो गए। संयुक्त ट्रू एनर्जी का दबाव उसकी मेरिडियन नेटवर्क से बाहर रिसने लगा, मानो उसका शरीर स्वयं इस शक्ति को रोक पाने में असमर्थ हो। वह जानता था यह टेम्परेरी स्टेट है। यदि इसी क्षण उसने निर्णायक प्रहार नहीं किया तो उसकी ऊर्जा स्वयं उसे नष्ट कर देगी। अचानक उसके शरीर से एक क्रूर, दबंग और विनाशकारी औरा फूट पड़ी। पूरा कॉम्बैक्ट एरिना कांप उठा। जिस पत्थर की ईंटों पर वह खड़ा था वे शॉक वेग के साथ चूर चूर हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं 5 एलिमेंट्स से निर्मित हैं। जब वे 5 तत्व पूर्ण सामंजस्य में एक हो जाते हैं तो वही शक्ति हेवन अर्थ ट्रू एनर्जी कहलाती है। और इसी क्षण सेन जियांग ने उस निषिद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से साकार कर लिया था। उसके कदम जमीन को चीरते हुए आगे बढ़े। हर पग पर पत्थर विस्फोट की तरह टूट रहे थे। उसकी गति किसी हाई लेवल मोमेंट टेक्निक के समान थी। 10,000 घोड़ों के झुंड जैसी उग्र और अविराम। सेन ई हान की मिस्टिक आइस एनर्जी और भी उग्र होकर फूटी। बर्फीली आंधियां उठी जिसमें किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। साधारण मार्टियर आर्टिस्ट के लिए यह सीधा मृत्युदंड होता, लेकिन सेन जियांग नहीं रुका। उसने उन बर्फीले प्रहारों को अपने नंगे हाथों से थाम लिया। उसकी हथेलियां जम गई, पर अगले ही क्षण हेवन अर्थ ट्रू एनर्जी के दबाव से बर्फ टुकड़े टूटकर बिखर गई। उन्मद की अवस्था बरसर्क स्टेट में पहुंच चुका सेन जियांग सीधे सेन ई हान तक जा पहुंचा। फिर आरंभ हुआ विनाश। उसके मुक्के साधारण थे, कोई जटिल मुद्रा नहीं, कोई रहस्यमय चाल नहीं, केवल वायलेंट साल्टर फीस्ट। एक उच्च कोट की मॉर्टल ग्रेड मार्टियर आर्ट, जिसकी प्रत्येक चाल में विस्फोटक ट्रू एनर्जी डेटोनेशन होती थी। यह कला अत्यधिक विनाशकारी थी, किंतु इसकी कीमत भी उतनी ही भयावह थी। अत्यधिक एनर्जी कंसप्शन और शरीर पर भारी दबाव। पर इसी क्षण हर
मुक्का किसी हाई रीलम मार्टियल स्ट्राइक के समान था। चौक के केंद्र में क्लैन प्लाजा की टूटी हुई भूमि पर सेन तियानहू घायल सेन हाओहाई और सेन ईहान के समीप पहुंचा। उनके स्वर में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल एक क्लैन लीडर की गंभीरता थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्लैन हेड सक्सेशन का संघर्ष इस सीमा तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। सेन परिवार एक ही रक्त से बना है और आंतरिक विभाजन केवल पतन को जन्म देता है। यदि कोई उनके क्लैन हेड अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता तो वह अपने समर्थकों के साथ परिवार छोड़ने के लिए स्वतंत्र था। सेन हाओहाई और सेन ईहान ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी दृष्टि अनायास ही सेन जियांग पर टिक गई। कुछ क्षणों बाद दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। सेन हाओहाई ने आगे बढ़कर सेन तियानहू का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसके शब्दों में अब कोई विरोध नहीं था, केवल स्वीकृति और संकल्प। जीवन और मृत्यु दोनों में स्वयं को सेन परिवार का सदस्य मानते हुए उसने नए क्लैन हेड के रूप में सेन तियानहू पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। सेन हाओहाई और सेन ईहान मूर्ख नहीं थे। उन्होंने सेन जियांग की असाधारण कॉम्बैट पोटेंशियल और उसकी भयावह ग्रोथ रेट को स्पष्ट रूप से देख लिया था। यदि इस युवक को सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो वह शीघ्र ही एक शक्तिशाली एल्केमिस्ट बन सकता था, और एक टॉप टीयर एल्केमिस्ट को शत्रु बनाना किसी भी कबीले के लिए आत्मघाती निर्णय होता। इसके विपरीत सेन तियानहू ने की क्षमाशीलता ने उन्हें पीछे हटने का सुरक्षित मार्ग दे दिया था। इसी बीच सेन जियांग आगे आया और दोनों वरिष्ठों के सामने विनम्रता से झुका। उसने स्पष्ट किया कि आंतरिक संघर्ष सेन परिवार की नींव को कमजोर करेंगे और पूर्व की भूलों को भुला देना ही दीर्घकालिक स्थिरता का मार्ग है। उसकी यह टेम्परामेंट शक्ति के बावजूद विनम्रता कई एल्डर्स को गहराई से प्रभावित कर गई। इतनी कम आयु में हाई लेवल एल्डर्स को पराजित करने के बाद भी उसमें एरोगेंस का नामो निशान नहीं था। यही गुण उसे और भी अधिक खतरनाक बनाता था। यहाँ तक कि सेन हाओहाई और सेन ईहान भी भीतर से लज्जित हुए। सेन ईहान ने आगे बढ़कर कुछ हीलिंग पिल्स सौंपी और उसे शीघ्र उपचार की सलाह दी। वे भली भांति जानते थे कि मिस्टिक आइस ट्रू एनर्जी से लगी चोटें साधारण उपचार से ठीक नहीं होती। क्लैन हेड कंपटीशन के परिणाम से एल्डर्स अत्यंत संतुष्ट थे। एक वरिष्ठ एल्डर ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि 10 दिनों के भीतर एक ग्रैंड क्लैन बकेट आयोजित किया जाएगा। अन्य कुल भी प्रतिनिधि भेजेंगे जिससे नए संबंध और इंटर क्लैन अलायंस स्थापित हो सके। अपने कक्ष में लौटकर सेन जियांग ने अपने छत बिछत फिजिकल बॉडी को देखा और लंबी सांस ली। यह युद्ध उसके जीवन का सबसे खतरनाक लाइफ एंड डेथ बैटल था। फिर भी उसके हृदय में उत्साह था। केवल मॉर्टल मार्टिन रीलम 5th लेवल की शक्ति से उसने 7th लेवल मार्टियल आर्टिस्ट को पराजित कर दिया था। इस भयानक संघर्ष के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन सुदृढ़ हुई है। ट्रू कोई मैनिपुलेशन की उसकी समझ कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। अब उसे उन कथनों का अर्थ समझ आने लगा कि एक सच्चा मार्टियल एक्सपर्ट केवल निरंतर युद्धों से ही जन्म लेता है। जैसे ही उसने एक मेडिसिनल प्लेट ली, उसकी दृष्टि के सामने प्रकाश चमका। अगले ही क्षण बाई यूयू और सु मेयाओ गंभीर भावों के साथ प्रकट हो गई। बाई यूयू की ठंडी स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन सीधे उसकी चेतना में गूंजी। उसकी लापरवाही पर स्पष्ट असंतोष था। यदि वह मर जाता तो वर्षों की तैयारी व्यर्थ हो जाती। इसके विपरीत सु मेयाओ का स्वर हल्का था किंतु चेतावनी से भरा हुआ। उसकी निर्भीकता प्रशंसनीय थी, पर अगली बार इतनी जल्दी जोखिम उठाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद उसने स्वयं आगे बढ़कर उपचार संभाला। सेन जियांग बिस्तर पर लेटा रहा जबकि सु मेयाओ उसके शरीर पर विशेष आइस टाइप एनर्जी ट्रीटमेंट लगा रही थी। उसकी कोमल हरकतों के बीच उसके शरीर में ठंडी
उसकी शरीर में फैली ठंडी पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगी। नए क्लैन हेड का चुनाव पूर्ण हो चुका था। परंपरा के अनुसार अन्य कुलों को आमंत्रित किया जाना था। यह भोज साधारण नहीं होने वाला था, क्योंकि इसी दौरान सेन जियांग और याओ परिवार के प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट प्रोडजी के बीच एल्केमी डुअल निर्धारित था। यह द्वंद्व युद्ध खुले रूप से प्रचारित किया जा चुका था। कई लोग केवल सेन परिवार की विफलता देखने के लिए आने वाले थे, किंतु सेन परिवार ने सेन जियांग की वास्तविक क्षमता को गुप्त रखा था। भोर के समय सेन जियांग ने ड्रैगन स्लाइबर टेक्निक का उपयोग करते हुए हरे रंग की सघन ऊर्जा की एक बूंद उत्पन्न की। उसने निश्चय किया कि इन 10 दिनों में वह अपने एल्केमिक स्किल को चरम तक पहुंचा ले जाएगा, यहां तक कि मिड ग्रेड मॉर्टल पिल का निर्माण भी करेगा। इतनी कम आयु में ऐसी पिल बना पाना उसे महान एल्केमी जीनियसेस की श्रेणी में पहुंचा देता था। सु में याओ की आवाज उसके मन में गूंजी, यह लक्ष्य कठिन है पर असंभव नहीं। समस्या केवल एक थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर। पिल रिफाइनमेंट के लिए हीट कंट्रोल और टाइमिंग को पूर्णता तक नियंत्रित करने हेतु उसे मॉर्टियल मार्टिन रिलम 6 लेवल तक पहुंचना होगा और डिवाइन सेंस जागृत करनी होगी। सेन जियांग ने निश्चय किया कि वह कल्टीवेशन और एल्केमी दोनों को समांतर बढ़ाएगा। तभी बाई युयू की आवाज गूंजी, तेज प्रगति का एक मार्ग है। उसका नाम था इमॉर्टल डेविल पूल। जैसे ही यह नाम सामने आया, सेन जियांग को इमॉर्टल डेमन इमॉर्टल डेमन चट्टान के तल पर स्थित उस रहस्यमय कुंड की याद आ गई। वही स्थान जहां मृत्यु भरी डेथ ऑरा के बीच भी शुद्ध ऊर्जा विद्यमान थी। उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। कुछ तैयारियों के बाद वह चुपचाप सेन परिवार के महल से निकल पड़ा, अपने भाग्य और उस कुंड की ओर जिसमें अमर और दानवों की प्योर एसेंस समाहित थी। सेन जियांग इमॉर्टल डेविल क्लिफ पर पहुंच चुका था। नीचे फैली घली काली डेथ ऑरा को देखते हुए उसके मन में पहली बार संदेह नहीं बल्कि विस्मय जागा। यह स्थान केवल भयावह नहीं था, यह प्राचीन, रहस्यमय और किसी भूली बिसरी शक्ति से भरा हुआ था। उसके भीतर यह प्रश्न स्वयं उठा कि क्या इस संसार में इमॉर्टल्स और डेविल्स वास्तव में अस्तित्व में रहते हैं। सु मेयाओ की चेतना उसकी आत्मा में गूंजी। उसने स्पष्ट किया कि ट्रू मार्टिन रिलम मार्टियल पाथ की अंतिम सीमा नहीं है। उस रिलम के ऊपर 3 सुप्रीम रिलम्स स्थित हैं और उनके पार निर्वाणल रिलम। एक बार निर्वाणा प्राप्त हो जाए तो साधक हेवनली मार्टिन रिलम में प्रवेश कर सकता है और उससे भी ऊपर स्थित एक स्वतंत्र हेवनली मार्टिन वर्ल्ड तक पहुंच सकता है। यह सुनकर सेन जियांग का दृष्टिकोण ही बदल गया। वर्तमान मॉडर्न मार्टिन वर्ल्ड ही अत्यंत विशाल है, किंतु वह जिस क्षेत्र में था वहां स्पिरिचुअल की डेंसिटी बहुत कम थी। इसी कारण से यहाँ डेमोनिक बीस्ट दुर्लभ थे। सच्चे मार्टियर कल्टीवेटर्स उन क्षेत्रों की ओर जाते हैं जहाँ स्पिरिचुअल की प्रचुर मात्रा में होती है, जहाँ असंख्य शक्तिशाली कल्टीवेटर्स, अनगिनत डेमोनिक बीस्ट और घातक खतरों का साम्राज्य होता है। बिना पर्याप्त शक्ति के वहां प्रवेश करना सीधे मृत्यु को आमंत्रित करना है। बाई युयू की ठंडी चेतना ने इस शक्ति को और कठोर बना दिया। इस अनंत मार्टियर वर्ल्ड में छिपे असंख्य सीक्रेट रियल्म्स, दुर्लभ हेवनली ट्रेजर्स और प्राचीन विरासतें केवल उन्हीं को मिलती हैं जिनके पास शक्ति होती है। वही वास्तविक शक्ति का अनुभव करने पर ही व्यक्ति समझ पाता है कि वह स्वयं कितना तुच्छ है। सेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस क्षण उसके मन में भय नहीं बल्कि एक अजीब शांति थी। वह समझ गया, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए उसे निरंतर कल्टीवेशन ग्रोथ की आवश्यकता है। अगले ही पल वह खाई में कूद गया। उसके पास मार्टिन रिलम 5th लेवल की शक्ति थी और नीचे स्थित इमॉर्टल डेविल पूल जल से भरा था। उसे धीरे उतरने की आवश्यकता नहीं थी। एक भारी ध्वनि के साथ
वह उस कुंड में गिरा जहां श्वेत प्रकाश निरंतर प्रस्फुटित हो रहा था। इस खाई की तलहटी पर कभी कभी लो टीयर डेमोनिक क्रीचर्स प्रकट होते थे, किंतु अब सेंट जियांग को उनसे भय नहीं था। उसकी वर्तमान शक्ति उनके लिए पर्याप्त से अधिक थी। कुंड के जल को हाथ से हिलाते हुए उसने इसके रहस्य को समझने का प्रयास किया। सू मेयाओ ने बताया कि यह जल उन असंख्य इमॉर्टल्स और डेविल्स के मृत शरीरों से निकली प्योर एसेंस से बना है। यह ऊर्जा सीधे अवशोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह साधक की अपनी नहीं है। इसका वास्तविक उपयोग बॉडी रिफाइनमेंट, सोल स्ट्रेंथिंग और फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, और यह प्रक्रिया असहनीय पीड़ा से भरी होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के सेन जियांग ने कुंड में स्वयं को पूर्णतः डुबो दिया और ताई ची डिवाइन आर्ट को सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण एक विचित्र दबाव ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से कुचल रही हो। फिर वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उग्र, बेकाबू और विस्फोटक। उसके मेरिडियंस, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स पर ऐसा दबाव पड़ा मानो वे फट जाने वाले हों। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि मृत्यु भी एक मुक्ति लगने लगे। इमॉर्टल डेविल पूल की सतह पर उफरने लगी। बुलबुले और तरंगे इस बात का प्रमाण थी कि तल में कोई जीवित प्राणी मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। कितना समय बीत चुका था सेन जियांग को ज्ञात नहीं था। अंततः वह हाँफता हुआ सतह पर आया। यद्यपि वह मॉर्टल मार्टिन रीलम 6 लेवल तक नहीं पहुंचा था, पर उसका फिजिकल बॉडी, फिजिक फाउंडेशन और सोल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी। उसे बताया गया कि केवल 5 दिन ही बीते थे और कुंड ने उसके भीतर इमॉर्टल डेविल बॉडी फाउंडेशन की नींव रख दी थी। इसके बाद के दिनों में सेन जियांग ने खाई के भीतर यह अभ्यास जारी रखा। नग्न शरीर, लोहे जैसी मुट्ठियां और ब्लू ड्रैगन डिवाइन आर्ट से निकलती नीली ट्रू एनर्जी। हर प्रहार के साथ चट्टानें टूटती और आभा गूंज उठती। प्रत्येक मुक्के के साथ ऊर्जा उसकी भुजाओं से होकर मस्तिष्क तक उठती, जहां वह मेंटल एनर्जी के साथ विलीन होती। यह डिवाइन सेंस डेवलपमेंट की एक उन्नत विधि थी। 2 दिनों के अथक अभ्यास के बाद उसकी ट्रू एनर्जी रिवर्स असाधारण रूप से प्रचुर हो चुकी थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर में भी गुणात्मक वृद्धि हुई थी। अब केवल एक अंतिम अभ्यास शेष था, डिवाइन सेंस सी को खोलना। भूमि पर पद्मासन में बैठकर उसने ट्रू एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर को एक साथ संचालित किया। ताई ची डिवाइन आर्ट की मानसिक तकनीकों के निर्देश में उसकी चेतना ने आत्मा के भीतर डिवाइन सेंसिंग गेट को खोल निकाला। एक चमकता हुआ सुनहरा द्वार, एक विचार के साथ उसकी नीली ट्रू एनर्जी एक भयंकर ब्लू ड्रैगन मैनिफेस्टेशन में परिवर्तित हो गई। वह अजगर गर्जना करता हुआ सुनहरे द्वार से टकराया। एक विस्फोट हुआ और स्वर्णिम प्रकाश फैल गया और सेंट जियांग की चेतना जागृत हो उठी। मॉर्टल मार्टिन रीलम 6 लेवल, उसकी डिवाइन सेंस पूरी तरह खुल चुकी थी। आसपास की हर हलचल, हर ऊर्जा प्रवाह अब उसके नियंत्रण में था। अचानक उसकी पीठ से ज्वालाओं का विस्फोट हुआ। वर्मिलियन बर्ड फ्लेम विंग्स प्रकट हुई, अग्नि से बने विशाल पंख जो फिनिश की तरह चमक रहे थे। यह 6 लेवल की वास्तविक शक्ति थी। डिवाइन सेंस के माध्यम से ट्रू एनर्जी को नियंत्रित कर उसे पंखों का रूप देना और आकाश में उड़ना, अब यह उसके लिए संभव था। और इसी के साथ सेन जियांग ने मार्टियल पाथ के आकाश में पहला वास्तविक कदम रख दिया। इमॉर्टल डेविल क्लिफ की चोटी पर खड़े होकर सेन जियांग ने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को समेट लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि ट्रू कुई को पंखों में बदल पाना एक अत्यंत उच्च स्तरीय कल्टीवेशन टेक्निक है और उसकी वर्मिलियन बर्ड डिवाइन आर्ट में यह क्षमता जन्मजात रूप से समाहित थी। जैसे ही सेन जियांग चोटी पर पहुंचा, उसकी डिवाइन सेंस ने दूर से आ रही युद्ध की आवाजों को पकड़ लिया। दूरी बहुत अधिक होने के बावजूद ध्वनियां अस्पष्ट थी। यह किसी साधारण मार्टियल आर्टिस्ट की लड़ाई नहीं थी। बिना समय गवाए वह उस दिशा में उड़ गया। एक घने जंगल के भीतर उसने देखा कि 2 सुंदर युवक
काले वस्त्र पहने 5 लोगों से संघर्ष कर रहे थे। वे दोनों स्पष्ट रूप से दबाव में थे। हालांकि उनकी कल्टीवेशन बेस कमजोर नहीं थी, लेकिन ट्रू कोई रिजर्व कम पड़ रहे थे। यदि लड़ाई और खींचती तो मृत्यु निश्चित थी। यह तो जू फैमिली पैंथम स्वाट टेक्निक है। सेन जियांग ने मन ही मन कहा। यह तकनीक प्रकाश का उपयोग कर तलवार के भ्रम पैदा करती थी, जिससे शत्रु के लिए असली वार पहचानना असंभव हो जाता था। कई मार्टियल आर्ट्स मैनुअल पढ़ने के कारण वह इसे तुरंत पहचान गया। जू फैमिली का नाम सुनते ही सेन जियांग निष्क्रिय नहीं रहा। आखिर जू जियान उसकी मंगेतर थी और सेन फैमिली और जू फैमिली के संबंध पुराने थे। टेक दिस, एक गर्जना के साथ सेन जियांग नीली रोशनी की लकीर बनकर आगे बढ़ा। उसका हाथ तुरंत ब्लू ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उसने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति के सिर को पकड़ लिया। उसी क्षण उसके मुंह से ब्लू ड्रैगन ट्रू कुई की एक लहर फूटी, जिसने उस व्यक्ति को पूरी तरह जकड़ लिया। एक दहाड़ के साथ सिर चकनाचूर हो गया। ऐसी शक्ति देखकर सेठ चारों ब्लैक क्लॉड एसिशियंस और जू फैमिली के दोनों शिष्य सन्न रह गए। उन्हें सिर्फ ब्लू ड्रैगन ऑरा से ही नहीं, बल्कि यह अज्ञात मार्टियल आर्ट से भी भय लगा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सेन जियांग ने बिना रुके हमला जारी रखा। उसके ड्रैगन क्लाज मुट्ठियों में बदले और वह दूसरे शत्रु पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही दर्जनों घूंसे ब्रूटल फिश टेक्निक एक साथ बरसे। हर बार में विस्फोटक शक्ति थी, मानो वह खुद फट रही हो। अगले ही क्षण दूसरा शत्रु भी ढेर हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर जू फैमिली के दोनों युवकों ने पलटवार किया और शेष हत्यारों को समाप्त कर दिया। धन्यवाद बिग ब्रदर, लंबे कद वाले युवक ने कहा। मेरा नाम जू मिंग है और यह जू जिंग लियांग। दूसरे ने सम्मान से हाथ जोड़ते हुए कहा। हालांकि सेन जियांग मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसका शरीर, आभा और कल्टीवेशन प्रेशर उससे कहीं अधिक परिपक्व दर्शा रहा था। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। सेन जियांग मुस्कुराया। मैं सेन जियांग हूँ। हमारे परिवार पुराने मित्र हैं। जू मिंग और जू जिंगलियांग भावे को उठे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वही सेन जियांग, जिसे वे साधारण मॉडल मार्टियन रीलम का कल्टीवेटर समझते थे, इतनी भयावह शक्ति रखता होगा। आप सच में मॉर्टल मार्टिन रीलम 6 लेवल में पहुंच चुके हैं। जू मिंग ने अविश्वास से पूछा। सेन जियांग ने हल्के से सिर हिलाया कि और बताया कि मैंने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है। इसके बाद सेन जियांग ने ट्रू कुई फ्लेम का प्रयोग कर शवों को जला दिया। यह देखकर दोनों युवक चौंक गए। ट्रू कुई फ्लेम, जो आमतौर पर एल्केमी में प्रयुक्त होती है। अब उन्हें समझ आ गया कि सेन जियांग ने याओ फैमिली के जीनियस एल्केमिस्ट को चुनौती स्वीकार करने का साहस क्यों किया था। भाई सेन, जू जिंगलियांग ने लज्जित स्वर में कहा, मैंने आपको हमेशा कम आंका, कृपया मुझे क्षमा कर दें। सेन जियांग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। फिर उसने पूछा, क्या जियान सरमनी में आएगी? जू मिंग हंस पड़ा। उसी ने तो याओ फैमिली के उस जीनियस को तुम्हें चुनौती देने के लिए उकसाया था। वह कैसे नहीं आएगी? सेन जियांग अवाक रह गया। तीनों बातचीत करते हुए क्राउचिंग टाइगर सिटी की ओर बढ़ चले। रास्ते में जूमिंग ने चेतावनी दी कि याओ फैमिली का जीनियस बेहद चालाक है और एल्केमी ड्यूअल के जरिए वार करेगा। आगे भीड़ भाड़ में भरा वू सिटी दिखाई देने लगा। तभी उन्होंने एक विशाल काफिला देखा। 5 भव्य रथ, प्रत्येक को 8 उत्कृष्ट घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था। चारों ओर सशस्त्र गार्ड्स। याओ फैमिली, सेन जियांग ने कहा, वाकई असाधारण। तभी काफिले से एक तीखी आवाज गूंजी, अपने नाम बताओ वरना तुम्हें असेसियंस माना जाएगा। इसी क्षण एक तेज तलवार हवा को चीरती हुई घातक ट्रू कुई के साथ सीधे सेन जियांग की ओर बढ़ी। सेन जियांग ने तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसका हाथ ब्लू ड्रैगन क्ला की तरह बिजली की गति से उड़ती हुई
तलवार को पकड़ने के लिए बढ़ा। एक तीव्र ट्रू कोई एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन सेन जियांग ने केवल अपनी बांह झटककर तलवार से निकलने वाली ट्रू कुई को रोक दिया और माउंट ताई की तरह अडिग खड़ा रहा। सेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सेन जियांग, सेन फैमिली का सदस्य हूँ। तुम कौन हो? तुरंत अपना नाम बताओ, वरना तुम्हें असिसियन माना जाएगा। यह सुनकर जू मिंग और जू जिंगलियान चौंक गए। सेन जियांग साफ तौर पर याओ फैमिली कन्वे को उकसा रहा था। याओ फैमिली ने अपने जीनियस की सुरक्षा के लिए कई एक्सपर्ट्स भेजे थे और अभी भी हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड अटैक ने दोनों को भीतर तक डरा दिया था। वे इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। भाई जियांग, दोनों पक्षों ने शांत होते ही काफिले से एक मधुर आवाज आई। एक दुबली आकृति आशाजनक गति से उड़ती हुई आई, इतनी तेज कि सामान्य दृष्टि से उसका चेहरा देख पाना संभव था। लेकिन सेन जियांग तुरंत पहचान गया कि वह जू जियान थी। उसकी मूवमेंट तकनीक इतनी निपुण थी कि सेन जियांग भी चकित रह गया। जू जियान ने पलक झपकते ही 100 फीट की दूरी तय की और सबके सामने आकर मुस्कुराई। छोटी यार, तुम दोनों भी यहाँ हो? जू मिंग और जू जिंगलिया ने नाक सिकोड़ी। जू मिंग बोला, छोटी लड़की, अजनबियों के सामने हमें ऐसे मत बुलाया करो। जू जियान ने जीभ चिढ़ाई और खिलखिला उठी। उसके गालों पर बने डिंपल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। सेन जियांग ने हंसते हुए उसके कोमल गालों को चुटकी ली। तुम अपने होने वाले पति के दुश्मनों के साथ कैसे चल रही हो?